जिंदगी में वो रिश्ते सबसे अनूठे सच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े होते हैं। और आज ये जुड़ाव थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, क्योंकि जो परिवर्तन हम अपने आसपास देख रहे हैं, अगर आज हम नहीं जागे तो कहीं ना कहीं हम अपने इस आज को, आने वाले कल को संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज चंडीगढ़ स्पीक्स के इस कार्यक्रम में बात करेंगे वन्य जीवों से जुड़ी हुई, वन्य संपदा से जुड़ी हुई, और हम बात करेंगे कि वृक्षारोपण कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और आज के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो कि पूर्व IAFS ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष कुमार शर्मा जी, जो कि 1985 बैच से जुड़े हुए हैं। और उनके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि पूर्व निदेशक वन संस्थान अनुसंधान पंजाब से भी इनका जुड़ाव रहा है। हर्ष सर, सबसे पहले, क्योंकि जब भी वन संपदा की बात आती है, पेड़ पौधों की बात आती है, तब कहीं ना कहीं बात आती है उनके साथ इतने साल जिंदगी बिताने की, उसके लिए लगातार काम करने की। सो यहाँ आपने पंजाब के लिए काम किया है, लेकिन जो एग्जाम्पल है, जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो तो आपने ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया का ही अर्जित किया है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस, और स्पेशली अगर डेवलपमेंट की बात हम करें, तो क्या आपने इसको देखा है कि डेवलपमेंट इज समवेयर एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। एक गुनर मैड्रेल स्वीडिश ऑथर थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी एशियन ड्रामा जी। और पहली बारी उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो तब जब उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, उन्होंने पाया था कि कुछ कंट्रीज उनकी बेशक पर कैपिटा इनकम कम है, जैसे कि श्रीलंका, और सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया था कि सऊदी अरेबिया की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ श्रीलंका में बेटर है। उसके उन्होंने कई फैक्टर्स दिए थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अगर मैं अपना खुद का कैरियर स्पैन देखूं, 85 से लेके 2023 तक मैं नौकरी करता रहा, 38 साल से भी ऊपर मैंने नौकरी की फॉरेस्ट सर्विस की, तो बहुत सारे चेंजेस दुनिया में आए, जिसमें एक सबसे बड़ा चेंज था कि ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है प्लैनेट अर्थ के लिए, इसको कैसे रोकना है। और जो जंगलों के फ़ायदे आज से 100 साल पहले होते थे कि उनको रेलगाड़ियों के स्लीपर्स और इमारती लकड़ी और चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था घरों में, उनसे अब क्या चेंज आया। तो सब ने एक यूनानिमस डिसीजन है, जिसमें कई UN की स्टडीज़ हैं, मैं ज़्यादा उधर नहीं जाऊंगा, उसमें ये आया कि फॉरेस्ट अब आपको ज़रूरी हैं एज ऑक्सीजन बैंक्स और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को रोकने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है। अभी एक बड़े फेमस ऑथर हैं, गूगल पे जाके टाइप कर लेना, मिशियो काकू, तो वो अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क के स्टेट यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। वर्ल्ड वाइड वो साइंस के लेक्चर भी डिलीवर करते हैं। मैं जब मॉन्ट्रियल में था तो मैंने उनसे एक बारी फ़ोन पे बात भी की थी, पर चलो मैंने तो उनसे कोई और साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा था। लेकिन उन्होंने भी ये लिखा है कि चीपेस्ट वे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को रोकने का यही है कि आप पेड़ लगाएं। और पेड़ भी वो लगाएं जिसमें कोई लकड़ी पैदा हो, क्योंकि लकड़ी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को आप इम्पीड या समझ लीजिए कि उसको एक लकड़ी का पार्ट बना देते हैं, तो जब तक उसको काट के आप बर्न ना करें तो वो वहीं पर स्टोर रहती है, काइंड ऑफ फिक्स हो जाती है, काइंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने दूसरी बात वृक्षारोपण और पेड़ पौधों को लगाने की, तो उसमें अब आपके लेवल पे या किसी और के लेवल पे बड़ी साइंटिफिक चीज़ें आ गई हैं। अब ये तो है नहीं है कि वर्ल्ड को ये नहीं पता जी पीपल का पेड़ का क्या फ़ायदा है, नीम का क्या फ़ायदा है, देवदार का क्या फ़ायदा है, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का क्या फ़ायदा है। तो अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हो गई हैं। तो उसमें वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सुखना लेक के केस में, वाटरशेड के केस में, मैं एक वकील के
तौर पे काउंसिल रेजिडेंट्स की तरफ से अपीयर भी हो रहा हूँ हाई कोर्ट में। ये केस 6 को लगा है, PIL है। तो उसमें भी टेक्निकली लोगों को अवेयरनेस कम होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैचमेंट क्या है, आर्टिफिशियल लेक्स क्या होती हैं, वो नेचुरल लेक्स से कैसे फ़र्क है, रिवर सिस्टम्स क्या हैं, उनको कौन बचाता है। लेकिन अगर आप उन पे डीपली जाओगे तो आपको पता लगेगा कि इन सब के पीछे फॉरेस्ट ही होते हैं, फॉरेस्ट से ही ये सारी चीज़ें निकलती हैं। अगर आपको पंजाब हरियाणा का एग्रीकल्चर सिस्टम या उनके और जो उपज होती है जिसमें एग्रोफोरेस्ट्री भी है, जैसे यूकलिप्टस पॉपुलर वगैरह, उस पर मैं बाद में आऊँगा, तो उसके लिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि हिमाचल में जो फॉरेस्ट हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि अगर आपके रिवर सिस्टम ख़राब हो जाएंगे तो आपकी कैनाल नेटवर्क्स ख़त्म हो जाएंगे, आपका जो अगर पेड़ पौधे ठीक स्पीशीज़ के नहीं लगेंगे या आपकी एग्रीकल्चर चावलों वाली होगी तो जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कि बठिंडा वगैरह एरिया में वो कंटेमिनेट भी हो गया है। इवन ये भी स्टडीज़ आई कि डीप सॉइल में आर्सेनिक जाने से वहाँ कैंसर के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। तो अबोर वगैरह के एरिया में वाटर लॉगिंग हो गई थी, तो उसमें इवन सरकार ने इतने पैसे खर्च करके ड्रेन्स डिग की कि कैपिलरी एक्शन से वो पानी उधर हो जाए कि एटलीस्ट वो अबोर सिटी ही एक फ्लोटिंग सिटी हो गया था जिसमें सीवरेज सिस्टम डालना ही मुश्किल हो गया था। तो उस सारी बातों में अब अगर आप बैकग्राउंड में जाओगे, मैं एक बारी दोबारा कहता हूँ, तो उसमें फॉरेस्ट का एक बहुत अहम रोल होगा, बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा। सर, जैसे कि आपने बोला कि और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कितना बड़ा रोल है अगर कार्बन को से दूर रखने के लिए, एमिशन से, जब हम इतने बड़े बड़े प्रयोगों की बात करते हैं, बड़े बड़े डिस्कशन की बात करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी उसको लेकर सभाएं होती हैं, तो पेड़ ही उसका सबसे चीपेस्ट वे है। और दूसरी बात हुई कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर लेवल की। सर, जब हम किताबें पढ़ा करते थे, अभी भी बच्चों की सिलेबस की किताबों में हम कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वो नदियों के आसपास हुई, क्योंकि वो कल्टिवेबल लैंड था, वहाँ पेड़ पौधे अच्छे थे। और आज की भी अगर बात देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ही एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन उन स्टेट्स एरियाज़ की ज़्यादा है। लेकिन अब दूसरी तरफ बात आती है वाटर लेवल कम होने की। तो क्या ऐसे भी कुछ प्लांट्स हैं या ऐसे भी कुछ पेड़ हैं जिनके साथ जुड़कर, एक तरफ तो एग्रोफोरेस्ट्री की बात है, लेकिन दूसरी तरफ बात है कि अगर हम ग्राउंड वाटर लेवल को सेव करना चाहें, क्योंकि आज ही वो वक्त है जब हम शुरुआत कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हमने दिनों में अनइमेजिनेबल टेम्परेचर विटनेस किए हैं और आने वाले टाइम में भी हम बहुत सारे इम्बैलेंस को विटनेस करने वाले हैं। तो काम हमें आज ही करना पड़ेगा। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने दो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स उठाए हैं। एक पॉइंट आपने जो उठाया है वो है वाटर कंजर्वेशन, और दूसरा पॉइंट ऑफ कोर्स आपने ये बताया है कि इनडायरेक्टली कि लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क लाना पड़ेगा, या जैसे कि आपने बताया कि एम्बिएंट टेम्परेचर्स ही इतने वेरिएबल हो गए हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सारे जो अर्थलिंग्स हैं, बेशक हम साउथ अफ्रीका में रहते हैं या एस्कीमोस कनाडा के ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, हाँ जी, हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर कोई ऑर्गेनिक लाइफ इस प्लैनेट पे नहीं है। जी। और लकीली हमारे पास 65% जो अर्थ है वो पानी है। ऑफ कोर्स वो समुंदर है तो ब्रैकिश वाटर है, मतलब कि जिसपे सॉल्ट्स हैं या और तरह के कार्बोनेट्स और ये मिनरल्स हैं जिनको डायरेक्टली नहीं पिया जा सकता। ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स अगर उसको पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। जैसे आप अगर मेरे तो अपने फादर जिन्होंने सर्विस ज़्यादा हिसार और उस साइड में की, तो उनको बाद में वो पता लगा कि वो स्टोन फॉर्मेशंस हो जाती हैं बॉडी में, क्योंकि वो ब्रैकिश वाटर है उधर, और 50-60s में कोई ऐसे साधन भी नहीं थे। तो प्योर वाटर और वो वाटर जिसमें सॉल्ट्स ना हो, या तो वो रेन वाटर है, क्योंकि जब वो आप इवेपोरेट करोगे पानी को, घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप पानी को उबाल देते हो तो उसमें जो वेपर्स बनेंगे तो वो वेपर प्योरेस्ट फॉर्म होंगी। खैर अब तो मिनरल वाटर्स और बॉटल्ड वाटर्स आ गए हैं, लेकिन मास स्केल पे सी का वाटर यूज़ नहीं हो सकता। आप उसको डीसैलिनेट कीजिए, डीसैलिनेशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी या तो फ्यूजन की एनर्जी हो कि आपके पास ऐसा एटॉमिक रिएक्टर है जो फ्यूजन, ना कि फिजन, फिजन से प्रॉब्लम्स आती हैं।
फिजन की प्रॉब्लम, जैसे हमने देखा शर्नोबिल रिएक्टर ही पिघल गया और इतनी रेडियो एक्टिविटीज़ हो गई, या आप सोचिए कि एक एटम बम भी गिर गया। लेकिन फ्यूजन से जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी बड़ी एनॉर्मस होगी, और हमारे पास बहुत हाइड्रोजन है जिसको हम हीलियम बना के कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं हुई कि उसको मास स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए। जी, बहुत कम कंट्रीज उसको फ्रांस में एक लगा है शायद रिएक्टर, वो लेबोरेटरी स्टेज पे है, या सर्न में भी हम उसके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पर फिर बात वहीं आती है कि अभी तक वही सिस्टम है मॉनसून्स का कि सी से पानी इवेपोरेट होगा, वो बारिश लाएगा, उस बारिश के पानी से आपकी स्नो फॉर्मेशन या कई चीज़ें होती हैं, नदियों में पानी जो नदियाँ चलेंगी और नदियों में पानी आएगा, उस पानी के बेस पे आप कैनाल सिस्टम्स लाओगे। अब पंजाब हरियाणा का तो मुझे खैर अभी इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन पंजाब में 150 के करीब ब्लॉक मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो डार्क जोन में जा चुके हैं, जबकि पंजाब एक टाइम में 50-60s में सरप्लस था, पर तब वहाँ मूंगफली वगैरह उगाते थे। अब चावलों के कारण पानी की यूजेज इतनी बढ़ गई है कि इतना पानी है नहीं है कि जितना पानी का यूजेज है, तो वो कैनाल सिस्टम ही एक किस्म का, उस पर ही इतना जोर पड़ा हुआ है कि और पानी कहाँ से आए। तो इसलिए आपको कुछ ऐसे प्लांट सोचने पड़ेंगे जो आप लगाओगे, जैसे खेजड़ी है। अब ये जो बिश्नोई लोग हैं वो तो इसकी पूजा करते हैं और इसको काटने नहीं देते थे, ये अबोर वगैरह उस इलाके में है, बट ये एक जीरोफिटिक प्लांट है, किक्कर है। इनके स्पाइक्स होते हैं क्योंकि इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है, बट अगर आप देखो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्ट करने में उसमें इनका रोल रहता है, वैसे इनके स्पाइक्स ज़्यादा होते हैं। ये वो पीपल जैसा तो नहीं काम होता, बट ये एक बिल्कुल कम पानी की आवश्यकता होती है। बहुत इनको बहुत कम पानी चाहिए। अभी जब लेक की बात चली थी तो ये कुछ गांव के लोग मुझे मिले, तो मैंने उनको यही समझाया कि जब लेक की कैचमेंट में आपने ऐसे पानी के गज़लर, उसको गज़ल करने वाले पेड़ तब लगाए, और या बड़े बड़े चेक डैम्स बनाए जिसमें पानी की संरक्षण तो क्या होनी थी, पानी का यूजेज ही इतना बढ़ गया तो लेक में पानी जाना कम हो गया, अनलेस अनटिल आप अब डैम्स को तोड़ के छोटे छोटे चेक डैम्स लगाओ। तो ये एक बात पानी की संरक्षण की आ गई। दूसरा, आपने कहा कि टेम्परेचर वेरिएशंस इतनी क्यों हैं। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि जो वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़े थे जिन्होंने, और उन्होंने IPCL के साथ नोबेल प्राइज़ भी जीता था, उनकी बुक थी द इनकन्वीनियंट ट्रुथ। अब वो यही कह रहे थे कि कभी तो फ्लड्स आ जाते हैं, कभी एल नीनो इफेक्ट आ जाता है, कभी मॉनसून्स फेल हो रहे हैं, और यहाँ तक कि वो एक पैडक ब्रदर्स की एक स्टडी भी थी कि इंडिया जैसे कंट्रीज़ में तो अगर एक मॉनसून फेलियर ऐसे 4-5 साल रहे तो ये तो बैगिंग बाउल की तरह वर्ल्ड में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मॉनसून इतने सालों से आ रही हैं और ऐसे फेल नहीं होती। लेकिन माइक्रो क्लाइमेट में इसका बहुत फ़र्क पड़ा है। अगर आप, जैसे आपने मेरे से पूछा था अभी कि आप 1985 में पैदा हुए, तो मैं 1985 में देहरादून में अंडर ट्रेनिंग था। तो वहाँ आप देखो तो देहरादून में जहाँ हमारा वो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज था, तो उसकी ढालूनुमा रूफ टॉप्स थी। वो बताते हैं कि यहाँ तो स्नोफॉल होता था 1920 में 35, तो इसलिए हार्ट शेप होती थी, तो वो उस शेप में होती थी। अब क्या है कि वो, जैसे आपने पूछा और मैंने बताया कि वो फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक और तरह की डेवलपमेंट होने में, जिसमें कंजम्पशन पैटर्न इतने हाई हो गए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जब मैकेनाइजेशन आई और शहरों में जब वाहन बढ़ गए और तरह की इंडस्ट्रीज़ जो बेसिकली आपको मशीन में चीज़ें दे रही हैं, उनके बढ़ने से, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से और थर्मल पावर प्लांट्स लगने से, कोल का यूजेज बढ़ने से, डीजल का यूजेज बढ़ने से ये टेम्परेचर बढ़ गए हैं। तो इनको भी अरेस्ट कौन करता है? फॉरेस्ट। क्योंकि अगर आप सर्दी के दिन में चले जाओ, एक पेड़ के नीचे चले जाओ, थोड़ा सा टेम्परेचर का फ़र्क होगा देन आउटसाइड। अगर आप गर्मी में चले जाओ तब आपको पेड़ की छाया में पता लगेगा कि उससे टेम्परेचर का फ़र्क है। तो फॉरेस्ट जितने ज़्यादा होंगे उतना ही माइक्रो क्लाइमेट पे उसका फ़र्क होगा। मैक्रो क्लाइमेट नहीं बदलती इतनी इजीली, उसको बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है, जो कि अभी वैसे साइंस फिक्शन में तो कई बातें चलती हैं कि हो सकता है ऐसे 5-10 हज़ार बाद ऐसी सिविलाइजेशन आए वो वेदर पैटर्न ही बदल दें। चलो
अच्छा है, मैंने इसके लिए काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और काफ़ी स्टडी भी मैं करता रहता हूँ, लेकिन जो आज की सिचुएशन है उसमें एक पेड़ ही एक ऐसा आंसर है इन चीज़ों के लिए, जिसमें आपने बताया कि एम्बिएंट टेम्परेचर्स में इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कहीं तो आपको स्नोफॉल होती थी, आज स्नोफॉल तो क्या होना, आज वहाँ पानी नहीं मिलता। जो अगर आप किसी जगह चेरापूंजी में कहते थे जी इतना पानी है, आज वहाँ कहते हैं जी डेफिशिट पानी है। बॉम्बे में जाओ तो वो कहते हैं जी आमिर खान का अपना प्रोग्राम था कि वेस्टर्न घाट्स में इतनी बारिश होती है रेनी सीजन में, और हमारी लोकेलिटी में पानी फिर भी टैंकर से आता है कई बारी, और दिल्ली में भी कई बारी टैंकर से आता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कई बारी एनसीआर रीजन में कहती कंस्ट्रक्शन ही बैन कर दो, बिल्कुल, या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जी आप ये फायर्स लगा रहे हो पंजाब में, इनको बंद करो, हमारा तो इधर एटमॉस्फेयर ही खराब हो गया। आज से 50 साल पहले तो सुप्रीम कोर्ट नहीं ये बातें करता था। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि सर बहुत बड़े लेवल पर काम भी हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर आवाज़ भी उठाई जा रही है और बहुत बड़े लेवल पर काम करना ज़रूरी भी है, एंड पेड़ लगाना ही उसके लिए एकमात्र सुगम, सरल एंड यस चीपेस्ट वे है कि हम उसके साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख सकते हैं, ज़िंदगी को एक नई पहल दे सकते हैं। और शायद इसी वजह से हमारे देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम एक ऐसे बड़े इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस पर जिसकी सर शुरुआत हुई थी, और 15 अगस्त का जो इस बार की हमारी सेलिब्रेशन थी वो भी हम कहेंगे कि ग्रीन सेलिब्रेशन ज़्यादा थी, क्योंकि लाखों के नंबर में 15 लाख देखो पेड़ लगे। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी भी कंट्री, किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट की होती है जी, वो अपने थॉट प्रोसेस से और अपने विजन से ये बातें करते हैं, करनी भी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी पहल की जी, लेकिन उसको साइंटिफिक रंग रूप देना, उसको एक लॉ में लाना, ये काम एग्जेक्टिव का या लोगों का होता है। जी जी, बिल्कुल। खासकर जो स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारे कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेशलिस्ट को वो ओहदा, वो अहमियत नहीं दी जाती। अब ज़्यादातर स्टेट्स ने तो ट्री प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स ही निकाल दिए हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली में आपको पेड़ काटना मना है, ट्री प्रिजर्वेशन ऑर्डर्स हैं। तमिलनाडु ने अब बनाया है अपना प्रोग्राम। हमारे पंजाब में भी पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 में, पर वो ज़्यादा सॉइल कंजर्वेशन के पर्पस के लिए था, उसमें भी ऐसी प्रोविजंस हैं कि प्राइवेट एरियाज़ में भी आप पेड़ काटने से पहले साइंटिफिक तरीके से उनको उनकी वर्किंग करते हो। तो उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या स्पीशीज़ आप लगाओगे। जैसे आज के ज़माने में आप पानी वाली गज़लर स्पीशीज़ नहीं लगा सकते। इवन जो एग्रो फॉरेस्ट्री के प्रोग्राम्स पंजाब हरियाणा में शुरू हुए और बड़े सक्सेसफुल हुए 60s-70s में, उन्होंने इतनी लकड़ी प्रोड्यूस की कि हिमाचल में जहाँ की एप्पल कार्टन्स वगैरह, ये तो प्लास्टिक के तो अब कार्टन्स आए हैं, उससे पहले वो जो लकड़ी के उसमें करते थे तो वो अपनी लकड़ी यूज़ करते थे, देवदार की या और चीड़ की या कुछ, वो लकड़ी यहाँ से जाने लग गई, यहाँ से बाला और बत्ता बना के पॉपुलर का और यूकलिप्टस का उधर जाने लग गया, और ताकि उससे पैकेजिंग यूनिट्स बने। लेकिन अब समय आ गया है कि आप यूकलिप्टस और पॉपुलर को इतना नहीं ज़्यादा लगा सकते। वैसे तो मैं जब खुद था तो हमने यूकलिप्टस के भी क्लोन्स कुछ तैयार किए थे। अच्छा। और पॉपुलर के तो हैं ही हैं, उदय वगैरह। लेकिन अब वो टाइम आ गया कि अब नई स्पीशीज़ लाओ, जैसे मालाबार नीम है, और नई स्पीशीज़ की ट्राई की जाए। अब जैसे चंदन इंट्रोड्यूस हुआ है, और ज़्यादा वो स्पीशीज़ आनी चाहिए जो एक तो स्लो ग्रोइंग हो, पानी कम चूसे, और उनकी जो वुड और जो उनकी कैपेसिटी जो है टू अब्जॉर्ब CO2 वो बहुत हाई होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे अब साइंटिफिक वे से प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, अब रिजर्व फॉरेस्ट में या ब्लॉक फॉरेस्ट में या जो फॉरेस्ट ब्लॉक्स में होते हैं और रिवर सिस्टम उन के साथ हैं, रिवर सिस्टम्स के, उन पे फॉरेस्ट और तरह के लगेंगे, उनकी स्पीशीज़ और होगी। पार्क में आप और तरह के पेड़ लगाओगे, स्कूल में आप और तरह के पेड़ लगाओगे। तो उस पर डेफिनेटली आजकल इतना लिटरेचर अवेलेबल है जी। आजकल तो एक पूरी टेक्निक्स आर अवेलेबल, पर वही है ना कि अब हम जब 5 स्टार होटल्स और इधर उधर जाते हैं, इवन हम गवर्नर हाउसेस वगैरह में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट में भी अगर आप देखें कहीं तो एक्जॉटिक प्लांट्स लगे होते हैं।
वो ठीक है, पार्क में भी एग्जॉटिक प्लांट्स उनको मेंटेन करना भी इजी है। अब जैसे पाम है, अब पाम तो बहुत ज़्यादा पानी मांगेगा ना, क्योंकि पाम तो साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर वगैरह में है। सो इसलिए आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, स्टेट वाइज, मिट्टी वाइज, स्टेट में। फिर जैसे पंजाब और हरियाणा स्टेट में नॉर्दर्न एरियाज उनके कुछ और तरह हैं, जो शिवालिक की फुट हिल्स हैं उसमें अलग है, उसमें फलाई है जैसे अकेशिया मोडेस्टा, अब उसमें वो स्लो ग्रोइंग है बट एक अच्छी वुड है। तो ऐसी आपको स्पीशीज़ का एक पूरा ही आपको अंडरगो एक चेंज लाना पड़ेगा। और जो साउदर्न पार्ट है जिसमें मैंने खेजड़ी बताया, किक्कर बताया, अब उसमें ये पॉपुलर और यूक्लिप्टस या आपके जो एग्रोफोरेस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं, इनको आपको रोकना होगा जी। और इनकी जगह आपको नेम और स्पीशीज़ लानी होंगी, उनके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे कि ये अगर मैं वीट के साथ लगाऊं या मैं किसी और सरसों के साथ लगाऊं या मूंग दाल के साथ लगाऊं तो मेरी उपज इतनी होगी। तो वो मेरी लास्ट पोस्टिंग में जब मैं रिसर्च में था, मैंने कुछ एक आधा मॉडल भी तैयार किया था, 2-3 जगह उसको ट्राई भी करने के लिए लगाया, पर वो वही होता है, इंडिया में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म ज़्यादा होता है। अब कई गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, मैं तो कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर हमारे बड़े लकी हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उन्होंने जैसे इको टूरिज्म की 2018 की गाइडलाइंस भेजी कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को जो आपके नियर बाय फॉरेस्ट हैं वहाँ ले जाओ और जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी निकालो। उनके ले जाने से पहले उन जंगलों की एक कैरिंग कैपेसिटी भी क्या, जैसे हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, अब इस स्टूडियो में हम 5-10 लोग हैं, लेकिन अब 500 लोग आ जाए तो आप कहोगे नहीं जी आप पार्क में जाओ, 5000 आ जाए तो फिर आप कहेंगे जी कहीं और जाओ मैदान में, 5 लाख आ जाए तो आप कहेंगे नहीं जी ये तो रैली ग्राउंड कोई और होगा। तो ऐसे ही जंगलों की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसमें फिर वाइल्ड एनिमल्स कैसे हैं, उन बेचारों को तो नहीं कोई हार्म होता। बिल्कुल सर, ये वाइल्ड एंगल वाले और वाइल्ड एनिमल्स के एंगल के साथ भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा ही पता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है और जानते भी हैं, और आज कल की सिचुएशन भी ऐसी बताती है कि कहीं ना कहीं हम उन्हीं की जगहों पर रह रहे हैं, तो उसको भी लेकर बड़े कॉम्प्लिकेशन आए। लेकिन अब जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम, कहीं ना कहीं इमोशनल एंगल के साथ भी जुड़ा है और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी जुड़ा है, ताकि जो हम पेड़ लगा रहे हैं उनका रख रखाव भी हम सही तरीके से करें, तभी हम वो फ्यूचर को बदल सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी आबोहवा को बदल सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड हमने बहुत से लोगों से बात भी की और क्या कहना है उनका इस इनिशिएटिव के बारे में, किस तरीके से वो इसे देखते हैं, आइए जानते हैं। जो मुहिम चलाई है माँ के नाम से, वो बहुत ही अच्छा मुहिम है। सब हर एक व्यक्ति अपने माँ को बहुत ही प्यार करता है और इस सोच के साथ अगर एक पेड़ लगाए तो उस पेड़ को हम उसी प्रकार से उसकी देखरेख कर देंगे, उसकी सेवा करेंगे जैसे हम अपनी माँ का सेवा करते हैं। पेड़ के होने से हमें सुबह ऑक्सीजन मिलता है, सबको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, बारिश होती है टाइम से। अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन टाइप हो गया है, बारिश नहीं होती। ये हरियाली हमारी जीवन है, ये नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में इतनी घुटन सी होती है चारों तरफ से, एक तो एसी का, अगर पेड़ न रहे तो जीवन बेकार हो गया। पहले बहुत पेड़ पौधे थे, इसलिए बारिश टाइम से हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब क्या है कि लोग पेड़ काट काट के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आ गया है। पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हाई लेवल का पॉल्यूशन। ओजोन लेयर भी हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो रही है एकदम से। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इतने अच्छे से हम हर चीज़ जानते हैं, समझते हैं। ओजोन लेयर की बात हो रही है कि एसी के डक्ट से जो गर्म निकलने वाली हवाएं हैं और कहीं ना कहीं पेड़ों की जो ठंडी हवाएं हैं उसकी आस कहीं हमसे दूर हुई है। सब कुछ जानने के बावजूद प्रधानमंत्री जी को ये आह्वान करना पड़ा, जोड़ना पड़ा, ये आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? देखिए, प्रधानमंत्री जी, मैंने पहले भी बताया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अपने नैरेटिव के हिसाब से काम करती है, उनको करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट्स चलाते हैं, वो उनका मैंडेट भी वही है। लेकिन अगर आपने इन लोगों को ध्यान से सुना है, इन्होंने बात की कि गर्मी हो जाती है, एसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कितनी पुरानी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, हमने उसको ठीक तरह नहीं ऑब्जर्व किया। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बुक्स में पड़ी हैं और हम उनको ठीक तरह नहीं ऑब्जर्व करते। परंतु अगर मैं इसका रिवर्स पूछूं तो सर्दी भी
इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, बिल्कुल अब ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा पड़ रही है, बिल्कुल। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। आप इंडिया की बात करते हो, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ। और किसी ने बिल्कुल कहा जी ओजोन लेयर खत्म हो रही है, वो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि अर्थ क्रियोलिस फोर्स से चलो अर्थ घूमती है तो वो एक जगह कंसंट्रेट हो जाती है। मैं उधर नहीं जाऊंगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में उन्होंने देखा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स खत्म होने से, जो ओजोन लेयर खत्म होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या वो इस जो भी एरिया ऐसे में, क्रिल हाँ, फिश वगैरह ज़्यादा। उससे खत्म हो रही है। उससे हमारी इतना नहीं पता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में वो मास स्केल पे कैंसर नहीं आया। लेकिन अंटार्कटिका में अगर हम रहते होते तो हमें ज़रूर इसकी प्रॉब्लम आती। तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब भी वही है कि आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, पर साइंटिफिक तरीके से। अब साइंटिफिक तरीका क्या है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आप अपनी छत पे और कुछ नहीं, मेथी ही उगा सकते हो ट्रेस में, आप सब्जियां ही उगा सकते हो, आप और कुछ नहीं, आप कैक्टस उगा सकते हो। कैक्टस तो कहीं भी उग जाता है। अगर आप बड़े पेड़ जो सोचते हैं, जो स्लो ग्रोइंग है, जो नहीं लगा सकते, तो आप ये छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हो। उसके बाद आप अपने घर में जो गमलों में पेड़ लगाते हो, उसमें 50% ऐसे देखो कि जिसको मुझे पानी कम देने की ज़रूरत पड़े। या जैसे किसी ने और कहा कि जी इसके लिए जो हम जहाँ रहते हैं, अगर हम पहले रहते थे तो क्योंकि पेड़ होते थे, अब पेड़ काट के मकान बनाए जा रहे हैं, तो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो प्रॉब्लम है ही है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ह्यूमन बींग्स का ही नहीं है। अब राजस्थान जैसी स्टेट में वो एनिमल्स ही ऐसे हैं, स्ट्रे एनिमल्स ही इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अब वो गवर्नमेंट और या NGOs इतने काउ पेन्स या उनके लिए वो पॉन्ड्स नहीं बना सकती कि काउ पॉन्ड्स में इतने ज़्यादा बना दूं। क्योंकि अगर आप चले भी जाओ किसी जगह तो आप देखोगे कि आधी गाय तो वहाँ वैसे ही डिजीज्ड है। इससे अच्छा तो वो आवारा ही घूमती थी तो बेटर थी जी। तो और क्योंकि वो डिजीज़ आगे के आगे फैला सकती हैं। और सबसे ज़्यादा बात क्या होती है कि दूध आप जहाँ से लेते हो या सब्जी जहाँ से लेते हो, अगर वो ऐसी जगह पे ग्रो हो रही है जहाँ केमिकल्स ज़्यादा हैं, तो आपके दूध में भी वो केमिकल्स आ रहे हैं, आपके भोजन में भी केमिकल्स आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हम कहाँ पहुँच गए? अगेन अगर आप डीपली जाओगे तो आप कहोगे कि नहीं जी, जो पानी हम इरिगेशन के लिए, वो वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं, या उसके लिए वो पानी भी साफ़ होना चाहिए। और इतने बड़े स्केल पे तो आप पानी को केमिकली ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपको पेड़ पौधे ही या जंगल ही मेंटेन करने पड़ेंगे कि जो उसकी इम्प्योरिटीज़ को रोकें और साफ पानी आए। यानी कि प्लांटेशन, पेड़ पौधों के साथ का ना सिर्फ जुड़ाव होगा, बल्कि अगर हम रेगुलर वृक्षारोपण करेंगे तो ये कहीं ना कहीं पेड़ जंगल बनेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे कि सर ने बताया कि अगर साइंटिफिकली हम पेड़ पौधे लगाएं उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस मिट्टी के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना सिर्फ हरियाली के साथ जोड़ेंगे, इस वन संपदा को आगे बढ़ाएंगे, इस मिट्टी को बचाएंगे, इस आबो हवा को साफ सुथरा रख सकते हैं और आने वाली जनरेशन को एक आशीर्वाद दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ IFS पूर्व हमारे ऑफिसर जुड़े, जो कि हर्ष कुमार शर्मा जी, 1985 बैच के ये हमारे साथ सर IFS ऑफिसर जुड़े। और आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि वन संपदा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है और कहीं ना कहीं हम इसके साथ जुड़कर अपने आज को और आने वाले कल को बदल सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी और हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ भी, DD हरियाणा और DD पंजाब के साथ। मैं निधि आज के कार्यक्रम में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।